Hello. Okay, so my topic is neonatal physiotherapy. हम सभी जानते हैं कि आईसीयूज़ क्या होता है। आईसीयू मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे क्रिटिकल इल पेशेंट का, चाहे उसको रेस्पिरेटरी इशू है, चाहे उसको कार्डिक इशू है, गैस्ट्रिक इशू हैं, या कोई वेंटिलेटेड पेशेंट है, या कोई वार्ड पेशेंट्स है जिनको वेंटिलेटर की नीड है, उनको शिफ्ट किया जाता है और उनको इंटेंसिव केयर यानी कि 24 आवर्स उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग के साथ, उनकी पूरी मेडिकेशंस के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है, सो दैट वो बहुत जल्दी बेटर हो जाए और अपने नॉर्मल वर्क में वापस आ जाए। वैसे ही हमारे पास जो न्यूनेट्स है, यानी वो बच्चा जो अभी-अभी पैदा हुआ है, उसकी केयर के लिए हमारे पास एनआईसीयूज़ होते हैं। अगर हमारे बच्चे को, जो अभी-अभी पैदा हुआ है, उसको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, कोई कार्डिक इलनेस है, या कोई ऐसा इश्यू है जिस वजह से उस बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जा रहा है, या फिर उसको हमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फोटोलाइट हो, चाहे मेडिसिन्स हो या ड्रिप्स हो, तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें उस बच्चे की स्पेशल केयर हो पाए और उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो दूर हो पाए। तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो उनके आईसीयूज़ को हम कहते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बेसिकली क्रिटिकल इल, या वो बच्चा जो प्रीमैच्योरली बॉर्न हो गया है, यानी कि टाइम से पहले बॉर्न हो गया है। हमने सुना है कि बच्चे 7 मंथ्स में हो गया है, 8 मंथ्स में हो गया है, तो उसको अभी हॉस्पिटल रखना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल रखने का क्या मतलब है? उसको हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, एक ऐसे सराउंडिंग में रखना पड़ेगा, जहाँ पर पूरी एक मेडिकल की मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम होगी, जहाँ डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज़ होंगी, वार्ड बॉयज़ होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, पीडियाट्रिशियन होगा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होगा, कार्डियोथेरेपिस्ट होगा, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होगा, ताकि उस बच्चे को हम पूरे तरीके से हर इन्फेक्शन से दूर रख पाएँ, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख पाएँ, या उसकी जो कंडीशन है उसे बेटर कर पाएँ। तो हमारे नियोनेट्स के लिए एनआईसीयूज़ होते हैं। ये वो यूनिट्स होती है जिसमें एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? वो बच्चा जिसका लो बर्थ वेट है, कोई कंजेनिटल एनोमली है, जैसे किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या प्रीमेच्योर बेबी हो गया है, या कोई इन्फेक्शन है, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। यानी कि आपने सुना होगा कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वो लेकिन वो रोया नहीं। तो अगर वो नहीं रोया, तो उस वजह से क्या हो सकता है? हो सकता है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई हो, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया हो, सेरेब्रल पाल्सी हो गया हो, या फिर और क्या हो सकता है, उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाए, जिस वजह से उस बच्चे को हमें ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब पर्पस के लिए ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और अगर बच्चा आज पैदा हुआ है और 28 दिन तक जब वो हो जाएगा, तो उस टाइम में उस बच्चे को हम कहते हैं नियोनेट्स। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जो हमारे लेवल्स होते हैं नियोनेटल केयर के, वो 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा लेवल 1, फिर होता है हमारा लेवल 2, देन लेवल 3 एंड लेवल 4। जैसे-जैसे ये लेवल्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे जो इन क्रिटिकल, यानी कि हम कहते हैं कि प्रॉब्लम बच्चे की जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसे शिफ्ट किया जाएगा इंटेंसिव केयर में। अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, उसको माइनर हेल्थ इश्यू है, जैसे जॉन्डिस है, लेकिन जॉन्डिस इतना ज़्यादा अभी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ईज़िली मैनेज हो सकता है। या कोई ऐसा बच्चा है जस्ट उसको एक मॉनिटरिंग के लिए हमें रखना है, तो वो होती है न्यूबॉर्न नर्सरी। तो उसमें हमारे होता है लेवल 1 इंटेंसिव केयर यूनिट, जिनको बस एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, एक ओके साइन की ज़रूरत होती है कि हाँ, अभी ठीक है, अब आप घर ले जा सकते हैं, या कोई वैक्सीन्स या कुछ ऐसा लगना होता है, तब हम उनको न्यूबॉर्न नर्सरीज़ में रखते हैं।
लेकिन लेवल 2 में हम उन बच्चों को रखते हैं जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं या थोड़े से इल होते हैं। हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो गया हो या उनको कोई साँस लेने में दिक्कत हो रही हो या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो, या फिर कोई बच्चा जो प्रीमैच्योर बॉर्न हो गया हो, उसको हम लेवल 2 में रखते हैं। फिर लेवल 3 मतलब अब और क्रिटिकली इल है बच्चा, जिसमें हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, सीपैप की ज़रूरत पड़ रही है या हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें हमें एनआईसीयूज़ में बच्चे को रखना पड़ता है, जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन सपोर्ट बच्चे को दिया जाए। चाहे लो फ्लो ऑक्सीजन देनी है, चाहे हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क के थ्रू देना है या नेज़ल प्रोंग के थ्रू देना है या वेंटिलेटर के थ्रू देना है। 9 मंथ से पहले का जो प्रीमैच्योर बेबी है, अक्सर उनको भी एनआईसीयूज़ में रखा जाता है, जो प्रीमैच्योर है यानी 6 मंथ्स के हैं, 7 मंथ्स के हैं, उनको हम एनआईसीयूज़ में रखते हैं ताकि वो स्पेशलाइज़ केयर मिल सके उनको सारे मेडिकली। देन होते हैं हमारे पास रीजनल एनआईसीयूज़। रीजनल एनआईसीयूज़ को हम रेफरल हब्स कहते हैं। रेफरल हब्स यानी कि अब ये एनआईसीयू से भी इसका लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि यहाँ और ज़्यादा क्रिटिकली बच्चा जो होता है वो इल होता है और एनआईसीयू से भी ज़्यादा जो फोकस करना होता है फिर वो रीजनल एनआईसीयू पे करना होता है। ये अगर कुछ-कुछ जगह पे बने होते हैं ये रीजनल एनआईसीयू, तो अदर हॉस्पिटल से यहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर बच्चे को कोई इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी है या कोई बहुत सीवियर कार्डियक कंडीशन है, तो हम बच्चों को रीजनल एनआईसीयूज़ में जो है वो भेजा जाता है, जहाँ पे एक बच्चे को पूरा रेस्पिरेटरी सपोर्ट अच्छे से मिला जाए। हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो नियोनेटल फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। ओके, सो इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन एनआईसीयूज़, ये हम एक बेसिक जान लेते हैं कि क्या-क्या होता है, ये आप सभी को पता है। जैसे कि सेम आईसीयूज़ में हमारे पास होता है मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या? जो स्क्रीन होती है जहाँ पे हमारा हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीटर यानी एसपीओ2 ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है उसकी रीडिंग आती है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, तो वहाँ पे भी सेम एनआईसीयूज़ में भी हमारे मॉनिटर्स होते हैं। वेंटिलेटरी और रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होते हैं, सीपैप होते हैं, नेज़ल प्रोंग्स, कैन्युलास, ऑक्सीजन लगा होता है, सक्शनिंग डिवाइसेज़ होती हैं। अब इन्फ्यूज़न पंप क्या होता है? इन्फ्यूज़न पंप होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो भी हमें दवाई चढ़ानी है पेशेंट को, उसकी प्रॉपर डोज़ में हम उसको चढ़ाते हैं। तो बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम सिरिंज लगाते हैं और उसके अंदर मेडिसिन होती है और बच्चे को चढ़ती है। तो एक टाइम पे काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारे फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे इन्फ्यूज़न पंप्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जिसमें हम डोज़ सेट कर सकते हैं। वैसे एक होता है हमारा फोटोथेरेपी यूनिट्स। फोटोथेरेपी यूनिट्स जो है वो जॉन्डिस के बच्चों में यूज़ किया जाता है। ये एक ब्लू लाइट होता है, एक जैसे एक ग्लास के पूरे रेक्टेंगुलर शेप का एक कवर होता है जिसमें बच्चे को जो है वो ब्लू लाइट मिलती है और जो उसका जॉन्डिस है, जो बिलीरुबिन होता है वो ब्रेक डाउन होना चालू होता है और बच्चे को जो है वो जॉन्डिस फ्री हो जाता है। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस फैल जाता है तो उनके लिए वो डेंजरस भी हो सकता है, यानी कि वो सीएनएस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए जॉन्डिस के लिए डॉक्टर्स जो है वो एडवाइस करते हैं कि फोटोथेरेपी यूनिट यानी कि बच्चे को ब्लू लाइट ज़रूर पास करवाया जाए ताकि बिलीरुबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो। जो हम लोग कहते हैं कि बच्चे को धूप देनी चाहिए, ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए हम इसमें नहीं जाएँगे, बट ब्लू लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड है, इसलिए हमारे पास फोटोथेरेपी यूनिट्स भी एनआईसीयूज़ में जो है वो अवेलेबल होती है। फिर होते हैं हमारे पास इंक्यूबेटर्स, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि अब बच्चा जो है वो वुम्ब से आया है, मतलब यूट्रस से बाहर आया है, एक सडनली उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो बिल्कुल हमारा यूट्रस जो बच्चा वुम्ब में है वैसा ही टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल है बच्चे की वो मेंटेन रहें। और सेम जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट्स या वार्ड्स हमारे पास एक्स-रेज़, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी ये सारी मशीन्स होती है, सेम एनआईसीयूज़ में भी ये इक्विपमेंट्स हमारे प्रेज़ेंट होते हैं। ओके, सो थोड़ा हमारे रिलेटेड नहीं है ये, बट एक फैमिली का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो अब बच्चा जो मदर
है उसको एनआईसीयूज़ में लेके जाया जाता है और मदर जो है वो बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराती है। ब्रेस्ट फीडिंग भी कई बार मदर्स जो है वो एनआईसीयू में जाके करवाती हैं, कभी डॉक्टर्स बुलाते भी हैं। तो उससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कैंगैरू केयर, यानी कि एक मदर और एक बेबी का जो कनेक्शन होता है वो वहाँ पे डेवलप हो, ताकि बच्चे की जो है वो रिकवरी और जल्दी बेहतर हो। तो एक फैमिली सेंटर्ड केयर भी एनआईसीयूज़ में प्रोवाइड की जाती है, जहाँ मदर को, पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट किया जाता है, काउंसिल किया जाता है बच्चे की रिकवरी के बारे में, और मदर और बेबी के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जो बच्चा है वो रिकवर जल्दी हो जाए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर उसको करवाएगी। तो इसलिए कंगारू केयर, फैमिली सेंटर्ड केयर भी एनआईसीयूज़ में दी जाती है। अब मैंने आपको बताया कि एक पूरी टीम होती है एनआईसीयू में, जैसे न्यूनेटोलॉजिस्ट जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, हमारे नर्सेज होते हैं, जो नर्सेज जो होती है वो बच्चे को आनी है, ड्रिप चलाना है, ऑक्सीजन लगाने हैं, वो सारे काम नर्सेज करती हैं। अलग से हमारे पास रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चे का रेगुलर रेस्पिरेटरी असेसमेंट करती है, ताकि बच्चे को कितने ऑक्सीजन है, कितना वो खुद से ऑक्सीजन ले पा रहा है, कितने दिन उसको एनआईसीयू में रहना पड़ेगा। तो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी उसका रेस्पिरेटरी पूरा असेसमेंट करता है। फिर हमारे पास फार्मासिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, बट मेन फोकस हमारा क्या है, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। यस, एनआईसीयूज़ में फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो काम करते हैं। एक प्रॉपर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होता है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आते हैं, जो बच्चे के रिकवरी देखते हैं, क्योंकि एक बच्चे अगर स्पेशल चाइल्ड, जैसे हमारे सीपी का बच्चा है, या कोई बर्थ एस्फिक्सिया का बच्चा है, या कोई ऐसा बच्चा जिसका एब्गास स्कोर जो है वो लो रह गया है, जिसमें चांसेस है कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होगी, जिसमें चांसेस है कि मोटर वीकनेस होगी, तो उनकी असेसमेंट के लिए ट्रीटमेंट से पहले वो थेरेपिस्ट जो होता है उन बच्चों की असेसमेंट करते हैं, और उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मूवमेंट है, क्या कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, मोरो रिफ्लेक्स है, जितने भी हमारे सकिंग रिफ्लेक्स है, जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं उनको असेस किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट ही असेस करता है, तो एनआईसीयूज़ में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम फोकस करते हैं कि क्या इमरजेंसीज है हमारी नियोनेटल, यानी कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से बच्चे को एनआईसीयूज में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे साइंस, यानी कुछ ऐसे ऐसी चीज जो हम देख के एक बच्चे में बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीजें हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जाती है। अब वो क्या होता है? वो होता है एपनिया, गैस्पिंग, रैपिड ब्रीदिंग, रिट्रैक्शंस, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग। ये सब क्या है? ये सब है कि हो सकता है कि बच्चा, नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है? नाक को फुलाना, यानी जब वो बच्चा सांस ले रहा है, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, तो उस बच्चे की जो नाक है वो फूल रही है, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, रिट्रैक्शंस हो रहे हैं। रिट्रैक्शन मतलब होता है हमारे पास मसल्स होती है, जैसे इंटरकॉस्टल मसल है, हमारे स्टर्नम के ऊपर वाली मसल्स, सब स्टर्नल मसल्स है, ये सारी मसल्स की इन ड्राइंग हो जाना। इन ड्राइंग का मतलब, ये मसल्स जब सांस ले रहे होते हैं तो इनका अंदर जाना, मतलब ब्रीदिंग का जब प्रोसेस होता है तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। चेस्ट वॉल एक्सपैंड होनी चाहिए ब्रीदिंग में, लेकिन इंटरकॉस्टल मसल्स हमें अंदर की तरफ एक गड्ढा बनाते हुए दिख रही है। दैट इज रिट्रैक्शन, यानी कि वो एक ऐसा साइन है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस बच्चे में कोई ना कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियक इशू हो सकता है। वैसी ग्रंटिंग होती है, ग्रंटिंग होती है एक सांस, एक अलग सी साउंड आना, जब बच्चा सांस ले रहा है या बच्चा सो रहा है तो एक अलग सी साउंड आना, दैट इज ग्रंटिंग। मैं आप लोगों को वीडियो भी अगर हो पाए तो दिखाऊंगी। अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, या साइनोसिस हो रहा है, या फीडिंग के टाइम पे साइनोसिस हो रहा है, या उसके पेरिफेरल साइनोसिस हो रहा है, लिप्स नीले पड़ रहे हैं, उंगलियां, नाखून नीले पड़ रहे हैं, चेहरा येलोइश पड़ रहा है या ब्लूइश पड़ रहा है, चाहे सेंट्रल साइनोसिस है चाहे पेरिफेरल साइनोसिस है, तो वो भी हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एक साइन हो सकता है। वैसे ही एपनिया, यानी कि हमारा
ब्रीदिंग का गायब होना, ऐसे एपिसोड्स आ रहे हैं, या बहुत तेज़ बच्चा साँस ले रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमारा टकिपनिया हो रहा है, उस रेट से भी ज़्यादा हाई हो रहा है, तो दैट इज़ रैपिड ब्रीदिंग। तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी बच्चे की जो साँस लेने की एबिलिटी है, वो कम हो रही है, और जो पैटर्न है ब्रीदिंग का वो चेंज हो रहा है। तो ये हमारी कुछ नियोनेटल इमरजेंसीज़ होती है, क्योंकि अगर इस पे फ़ोकस नहीं किया जाता तो बच्चे के लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, उनमें सिक्रीशंस आ जाती हैं, उनमें बेसिकली एक्सेसरी मसल्स का यूसेज होने लग जाता है, अ, हेड की बबलिंग हो जाती है। तो बेसिकली ये सारे जो मेन पॉइंट यही है कि उनका लंग्स इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर इस पे फ़ोकस नहीं किया जाता, तो ये नियोनेटल इमरजेंसीज़ होती है, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स। या फिर बच्चे को मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, निमोनिया हो गया है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, या उसके डायफ्राम की टोन इफेक्टेड है, कुछ भी ऐसा जिस वजह से बच्चे को एनआईसीयूज़ की रिक्वायरमेंट है। अब इससे पहले हम करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी क्या करवाएंगे बच्चे में, उससे पहले एक बार हम एक बेसिक असेसमेंट को देख लेते हैं कि क्या असेसमेंट होता है। तो हमारा जो असेसमेंट होता है वो हम हर उसका करते हैं, कार्डियो का भी करता है फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी करता है, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट, वो उसके रेंज, आरओएम, क्या टोन है, क्या स्ट्रेंथ है बच्चे की, एब्गास स्कोरिंग करते हैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट या कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट। और हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या है बच्चे का, क्या रेस्पिरेटरी रेट है, क्या ऑस्कल्टेशन है, यानी कि कैसी साउंड्स आ रही है, क्या व्हीजिंग है, क्या क्रेपिटस है, क्या कोई सिक्रीशंस रह गए हैं बच्चे के लंग्स में। तो ये सारे असेसमेंट करना, क्योंकि इसी से आप उसका ट्रीटमेंट बना पाएंगे। तो पहले हमें इतना जानना है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो नियोनेट्स में वो 40 टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट होती है, यानी एक एडल्ट से कई ज्यादा। 40 टू 60 इज नॉर्मल इन नियोनेट्स, उनकी रेस्पिरेटरी रेट ऑलरेडी हाई होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि नियोनेट्स की रेस्पिरेटरी रेट इज 40 टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट। फिर है हमारा एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, क्या बच्चा सही तरीके से सांस ले रहा है, या फिर अगर वो वेंटिलेटर पे भी है तो क्या कोई ट्रिगर है, यानी क्या बच्चा अपना एफर्ट लगा पा रहा है। तो ये सारी असेसमेंट भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और स्नोरिंग, खराटे जैसी साउंड आना, या कोई घड़-घड़ की साउंड आना, क्या जब वो साँस खींच रहा है तो कोई आपको खराटे जैसी साउंड सुनाई दे रही है, या बहुत ज़्यादा घड़, घड़, घड़ ऐसी साउंड सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जब वो बोल रहा है तो उसके, जैसे हम बाँसुरी में फूँक मारते हैं तो एक शार्प सी साउंड आती है, स्ट्रॉन्ग सी, क्या वैसी साउंड आ रही है? तो ये सारे व्हीज़ेस, स्ट्राइडर, स्नोरिंग, ये एब्नॉर्मल साउंड्स होती है। तो ये ऑस्कल्टेशन करने पे ही पता कर पाएँगे। तो जब हमें पता चल गया अच्छा इस लोब में ये साउंड्स है, यानी कि हमें इस लोब पे फ़ोकस करना है, यहाँ कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसलिए पहले असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम वैसे ही रिट्रैक्शंस देखोगे, मसल्स का अंदर जाना, ठीक है? क्या चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, या राइट साइड का कम हो रहा है, या लेफ्ट साइड का ज़्यादा हो रहा है, ये सब देखना। और आपका जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट क्या है? क्या बच्चा जब साँस ले रहा है तो उसके डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट है या नहीं है? तो इन सब चीज़ों को असेस किया जाता है। ये असेसमेंट कैसे होगा? ये असेसमेंट होगा हिस्ट्री के बेसिस पे। सिर्फ़ बच्चे की हिस्ट्री नहीं, बच्चे की बर्थ की हिस्ट्री नहीं, मदर के प्रेगनेंसी के टाइम क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या हुई है, वो पूरी हिस्ट्री लेना हमारी क्लिनिकल हिस्ट्री का पार्ट होता है। यानी मदर, मदर की एज, मदर की मेडिकल प्रॉब्लम कोई पहले है, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, मदर की कोई पहले सर्जरी हुई है, मदर का ये कौन-सा बेबी है, फर्स्ट है, सेकंड है, या मदर का पहले कोई मिसकैरेज हुआ है, या फिर मदर का पहले कोई बेबी है तो उसको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, या सीपी तो नहीं है, या ऑटिस्टिक तो नहीं है, या एडीएचडी तो नहीं है बच्चे को, या कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, या मदर जब पहले बेबी को मतलब पहला बेबी था मदर का, तो उस टाइम पे जब पैदा हुआ था वो, तो उस वो बच्चा का क्राई टाइम क्या था, तो वो हेल्दी था या नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सेकंड बेबी
के टाइम पे भी चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए पूरी गेस्टेशनल हिस्ट्री लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मदर की। देन फिर हमारे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की हिस्ट्री, और फिर डिलीवरी के बाद की हिस्ट्री, यानी कि बेबी की हिस्ट्री की उसका क्राई टाइम था या नहीं था, उसमें टाइमर सेट करना क्या उसके रिफ्लेक्सेस है या नहीं है। तो ये सारे हमारे क्लिनिकल हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। क्या मदर को कोई फीवर आया था, क्या मदर का मेम्ब्रेन रप्चर हुआ था, या वाटर बैग बर्स्ट हुआ था, कितना लीक हुआ था, ये सारी हिस्ट्री, बच्चे का लो बर्थ वेट था या बच्चा प्रीमेच्योर था, तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में बच्चे का वेट, बच्चे के वाइटल्स यानी कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स लिए जाते हैं। फिर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है पेट। पेट याद रखिएगा, पेट होता है पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्रायंगल। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आप असेसमेंट को करते हैं। पहली चीज़ है आपकी वर्क ऑफ ब्रीदिंग, दूसरा है आपका अपीयरेंस, तीसरा है आपका सर्कुलेशन टू स्किन, यानी क्या बच्चा टेकिपनिक है, क्या बच्चे को कोई ब्रीदिंग उसकी स्टॉप तो नहीं हुई, क्या बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट लो जा रही है, क्या बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट हाई जा रही है, क्या बच्चा नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सांस लेते वक्त इंटरकॉस्टल मसल्स अंदर की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें वर्क ऑफ ब्रीदिंग में आएगी। ये पेट का एक पार्ट है। पेट इज पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्रायंगल। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर एक बच्चे का किया जाता है। देन फिर आपका आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपका एब्गा स्कोर काम करता है, यानी कि बच्चे का एक हार्ट रेट देखा, स्कोर 0 देंगे हम हार्ट रेट को जब वो बिल्कुल नहीं है, स्कोर 1 देंगे 100 बीट्स पर मिनट से कम, 100 ब्रीथ्स पर मिनट से कम, स्कोर 2 देंगे अबव 100। फिर देखेंगे क्या बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट है, क्या वो सांस लेने के लिए माउथ ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा, क्या वो सांस ऐसे गैस्प, इसको हम गैस्प कहते हैं, ऐसे तो नहीं ले रहा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अगर ऐसा कर रहा होता है वो, तो हम उसको स्कोर 1 देते हैं। या नॉर्मल, क्या वो रोया है तो स्कोर 2 देंगे, दैट इज नॉर्मल, दैट इज गुड। फिर हम देखते हैं मसल की टोन, फ्लैसिड यानी कि बिल्कुल ढीला तो नहीं है, या फिर स्कोर 1 कि कुछ फ्लेक्शन है या कुछ नहीं है, या स्कोर 2 जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा वो अपने आप को ऐसे फ्लेक्स करके रखता है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो हम उसको स्कोर 2 देते हैं। स्कोर 2 इज गुड इन एप्गार। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप उसको कोई स्टिमुलस दे रहे हो या फिर आप उसको कोई चींटी काट रहे हो या उसको पिंच कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो और बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो दैट इज पुअर स्कोर 0। ठीक है, वीक दे रहा है दैट इज 1, गुड कराए अच्छे से रो रहा है दैट इज 2, जो कि अच्छा है। फिर हम बच्चे का कलर देखेंगे जो आपका अपीयरेंस में आएगा। ब्लू, ब्लूइश है, साइनोसिस तो नहीं है, पिंक है, लेकिन हैंड और फीट यानी नेल्स वगैरह जो है वो ब्लू पड़ रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको हम 1 स्कोर देंगे। और स्कोर 2 देंगे कि हाँ पिंकिश स्किन होती है ना बेबी की, तो अगर ऐसा है तो दैट इज स्कोर 2, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। तो पेट में हमारा 3 चीजें आती है, ये जरूर याद रखिएगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, अपीयरेंस, सर्कुलेशन टू स्किन। इसमें हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वाइटल्स करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्गार एंड रिफ्लेक्सेस चेक करने ही करने हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम होता है एब्गार स्कोरिंग करना। रिफ्लेक्स डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन हमारा भी काम है एब्गार स्कोरिंग करना, वर्क ऑफ ब्रीदिंग देखना, और आपका सर्कुलेशन, साइनोसिस के साइन तो नहीं है ये देखना। अब फिर हमें देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि जो नियोनेट की रेस्पिरेटरी रेट होती है, यानी सांस वो लेता है 1 मिनट में 40 से 60 बार, तो वो नॉर्मल है। और हार्ट रेट कितनी नॉर्मल है बच्चे की, 120 से 160। ठीक है, ये क्लियर हुआ। रेस्पिरेटरी रेट इज 40 टू 60 ब्रेथ पर मिनट, एंड हार्ट रेट इज 120 टू 120 एंड 160 बीट्स पर मिनट। और जो सिस्टोलिक बीपी होता है जो कि नॉर्मल बच्चे में माना जाता है, दैट इज 60 टू 90 mmHg।
अगर किसी बच्चे को इससे भी लो बीपी जा रहे हैं और क्लिनिकल हिस्ट्री भी बता रही है कुछ प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि उस बच्चे को वो बच्चा शॉक में जा रहा हो। शॉक होता है हमारा अलग-अलग टाइप के होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक हैं, ठीक है? कुछ होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, वो बात अलग है। हमें फोकस करना है कि अगर उसका सिस्टोलिक बीपी भी कम हो रहा है और हाइपोटेंशन डेवलप हो रही है, तो वो एक शॉक का साइन है। फिर होता है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, आपको बच्चे के रिफ्लेक्सेस देखने हैं। एक बहुत कुछ ये 5 रिफ्लेक्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने देखे होंगे। आपका एक होता है एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, एक होता है आपका अ, जेलिन रिफ्लेक्स, एक होता है आपका पाल्मर रिफ्लेक्स, एक होता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स, एक होता है आपका मोरो रिफ्लेक्स। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इंटैक्ट है या नहीं है उसको बताता है। अब हमारे पास एक जो रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, अगर आप बेबी सक करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, मदर का मिल्क पीता है, या आप बेबी को अपनी फिंगर भी उसके माउथ के पास लेके जाओगे तो अपने वो मुंह को उसी तरफ घुमाएगा, तो वो एक रिफ्लेक्स है जो कि न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। जेलिन रिफ्लेक्स होता है कि अगर आप बच्चे के पीठ पर पैरास्पाइनल मसल पे किसी भी साइड की, लेफ्ट या राइट, यानी पीठ पे जिस साइड आप बच्चे को टच करोगे या ऐसे फिंगर से टच करोगे, तो उसी साइड का जो पैर है, हाथ है, वो फ्लेक्स करेगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका जेलिन रिफ्लेक्स नॉर्मल है और उसका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हो सकता है वो इंटैक्ट हो। फिर होता है बच्चा पाल्म, यानी बच्चे को आप अपनी उंगली दोगे, कोई टॉय दोगे, कोई की दोगे, तो वो पकड़ेगा, वो होल्ड करेगा अपने उंगलियों से। फिर होता है आपका एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चा जो है वो अपना नेक को मतलब नेक को रोटेट करता है और अपोजिट साइड का जो हैंड का वो फ्लेक्स रहता है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो है वो आपके असेसमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आएँगे और ये सारे रिफ्लेक्स एनआईसीयूज़ में चेक किए जाते हैं। लेकिन इनका टाइम पीरियड होता है कि कौन-सा रिफ्लेक्स आपको कब मिलेगा। जैसे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं आपका 34 टू 36 वीक्स में, कुछ रिफ्लेक्सेस आपके 40 वीक्स तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन 5 से 6 महीने में, या बच्चा जब 9 महीने का, 10 महीने का हो गया है, 2-3 महीने में कुछ ये रिफ्लेक्सेस गायब हो जाते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स का टाइम क्या है दिखने का और कब ये रिफ्लेक्स नहीं आते। तभी तो हम करेक्ट असेसमेंट कर पाएँगे कि अच्छा ये नहीं आ रहा, यानी कि हो सकता है कि इस टाइम पे जब आप चेक कर रहे हो तब वो रिफ्लेक्स उसमें किसी भी बेबी में आता ही ना हो, उसका टाइम हो गया डिसअपीयर होने का। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास जैसे मैंने बताया आपको रेस्पिरेटरी रेट 40 टू 60 है या नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जब बच्चा आरईएम स्लीप में होता है, हम सभी ने सुना है कि हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप करते हैं। अगर बच्चा रैपिड आई मूवमेंट आरईएम स्लीप में होता है, तो कुछ 5 सेकंड या उससे कम या 5 सेकंड तक बच्चा एपनिया में भी जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन हो सकता है रुकी हो। तो वो कुछ एब्नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएम स्लीप में ऐसा होता है कि कुछ सेकंड्स के बाद पॉजेज़ आ जाते हैं रेस्पिरेटरी रेट में। तो जब नॉर्मल पता होगा, तभी हम एब्नॉर्मल का पता कर पाएँगे। अब बच्चा कोई उसको डिस्पनिया नहीं हो रहा है, यानी कि उसको साँस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। नॉर्मली बच्चों में चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं होती है, नेज़ल फ्लेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रंटिंग यानी एब्नॉर्मल साउंड्स जो आ रही है साँस लेने के समय वो नहीं होता है, तो वो हेल्दी है। चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, रिट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, डिस्पनिया नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ, उसका लंग इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो नॉर्मल पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया पल्स रेट, कई बार जो फेमोरल पल्स होती है, हमें पता है रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, femoral पल्स, इंग्वाइनल पल्स, ये सारी पल्सेस होती है। तो femoral पल्स जो होती है वो पहले 48 आवर्स जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें डिक्रीज हो जाती है। तो अगर ये हमें पता होगा और हम उसको चेक करेंगे और हमने बोल दिया कि डिक्रीज है, कि यानी कोई प्रॉब्लम है, तो नहीं, पहले 48 आवर्स में femoral पल्स थोड़ी सी डिक्रीज होती है, थोड़ा मुश्किल होता है उसको पैल्पेट करना, फील करना, क्योंकि वो लो होती है। तो इसलिए ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर SpO2 गिर रहा है यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या उसके साथ-साथ आपका और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो रहा है, तो फिर आपको नीड है कि आप अटेंशन दो उस बेबी को, फोकस करो कि क्या हो रहा है। मूवमेंट, क्राइंग, फीवर, इन्फेक्शन इन सब में तो चेक करना पड़ता है कि सीज़र्स तो नहीं आ रहे बच्चे को, हाइपॉक्सिक तो नहीं हो रहा है बच्चा, कोई कार्डिक डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, आईसीपी तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये पूरा हमारा मेडिकल टीम के साथ लिंक होना चाहिए, तभी उसके हमें फुल पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास होता है जो हम बड़े लोगों में भी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे कोई भी केस हो, ऑर्थो हो, न्यूरो हो, कार्डियो हो, हम ऑब्ज़र्वेशन देखते हैं पेशेंट को असेस करने के लिए, पैल्पेट करके देखते हैं, यानी अपने हाथों से स्पेशल टेस्ट या टेंडरनेस या कोई ऐसा साइन चेक करते हैं पैल्पेट करके। परकशन, यानी परकशन ये कौन-सा परकशन है, ये ट्रीटमेंट वाला परकशन नहीं है, ये हमारा डायग्नोस्टिक परकशंस हैं, जो हम फिंगर से टैप करके देते हैं। हमें जो है वो 2 फिंगर्स रखनी होती है लंग के फील्ड एरिया पे जहाँ भी हमें चेक करना है, और जो आपके दूसरे हाथ का जो आपका मिडल फिंगर होता है, इससे आप अपने दूसरे हाथ के नेल पे टैप करते हो। तो 2 तरीके की साउंड सुनाई देती है। एक हो सकता है डल हो, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो। तो हो सकता है कि लंग में पानी भरा हो सकता है लंग में पानी ना भरा हो, तो ये साउंड यानी कि परकशन करके, डायग्नोस्टिक परकशन करके आप एक आइडिया लगा सकते हो। ऑस्कल्टेशन से पहले हमें ये करना चाहिए। देन आपका ऑस्कल्टेशन आता है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो मरमर सुनाई देते हैं। अब मरमर सुनाई देना तो यानी कोई प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं, कुछ हेल्दी न्यूबॉर्न्स में मरमर्स कुछ टाइम तक सुनाई देते हैं। तो अगेन अगर हमें नॉर्मल पता होगा तभी हम उसको एबनॉर्मल से कंपेयर कर पाएँगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके इंटरकॉस्टल, सबकॉस्टल और सबस्टर्नल रिट्रैक्शन का। ये रिट्रैक्शन है क्या? ये रिट्रैक्शन का मतलब है हमारे चीफ इंस्पिरेटरी मसल यानी डायफ्राम को छोड़कर, हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को छोड़कर, हमारी वो सारी मसल्स जो हमारी सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं, यानी मेन मसल को छोड़ के जो अदर मसल्स है जिनको हम एक्सेसरी मसल्स कहते हैं, चाहे हमारी स्केलिन है, हमारी पेक्टोरल्स है, ये सारी मसल्स जो हमारी एक्सेसरी मसल्स है, इनका ओवर यूज होना ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एक साइन है। नाक का फूलना सांस लेते हुए ये भी हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन है। ग्रंटिंग हो रहा हो यानी सांस जब वो बच्चा ले रहा है फिर छोड़ रहा है, उस समय एक हमें अजीब सी साउंड आना, वो हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम है। टेकिपनिया बच्चे को होना, बहुत ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, 40 टू 60 नॉर्मल होता है, 60 से भी ज़्यादा होना, या उसको साइनोसिस डेवलप होना। पेरिफेरल साइनोसिस होता है हाथ या पैर में नीलापन, नाखूनों में आ गया, हाथ के पैर में या फिंगर्स में आ गया। सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है हमारी जीभ पे हो रहा हो, हमारे लिप्स पे हो रहा हो। तो अगर बच्चे के लिप्स और जीभ नीले पड़ रहे हैं तो हो सकता है उसका सैचुरेशन डाउन हो रहा हो, या फिर हमारा पुअर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा हो। आप लोगों को इतना समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके। यस, सो अंडरस्टूड। एक बार जस्ट हम बेसिक देख लेते हैं, अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया। अभी तक मैंने बताया कि एनआईसीयू क्या होते हैं। एनआईसीयू हमारे जो क्रिटिकल न्यू प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, या वो बेबीज जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या कोई इन्फेक्शन है, तो उन्हें ऐसी सराउंडिंग में रखते हैं जहाँ पे उस बच्चे की क्रिटिकली आप 24 घंटे मॉनिटरिंग कर पाए। इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये बढ़ते जाते जैसे-जैसे बच्चे की क्रिटिकल यानी बच्चे की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा सिवियर होती है, उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए, जैसे फोटोथेरेपी बताया जो जॉन्डिस में बहुत यूज़ होता है, मैकेनिकल वेंटर्स बताए, सीपैप बताया मैंने आपको।
इंक्यूबेटर्स होते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इन्फ्यूजन पंप्स मेडिसिन के लिए होते हैं, दवाइयाँ चढ़ाने के लिए, मॉनिटर्स होते हैं, एक्सरेज मशीन्स होती हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर में मैंने आपको कैंगारू केयर बताया जिसमें मदर और बेबी का बॉन्ड होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर एनआईसीयूज में जाती है, उनको टाइम दिया जाता है जिस जिस टाइम आना होता है। फिर पूरी टीम होती है जिसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चे के हर एक रेस्पिरेटरी साइन को चेक करते हैं कि उस बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, उसके लंग्स पे प्रॉपर हवा जा रही है या नहीं जा रही है, कौन सा लोब जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ये सारा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चे की रिफ्लेक्सेस चेक करता है, टोन चेक करता है, मसल की स्ट्रेंथ को चेक करता है और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। फिर हमारे पास कुछ कॉमन कार्डियो रेस्पिरेटरी नियोनेटल इमरजेंसीज होती है जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, निमोनिया या कोई डायफ्राग्राम का हर्निया है। तो ये सारी हमारी इमरजेंसीज है जिस वजह से बच्चे को रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग होती है, रिट्रैक्शंस होते हैं, एक्सेसरी मसल का ओवर यूसेज होता है या नेजल फ्लेयरिंग होती हैं या साइनोसिस होता है। फिर हमने एग्जामिनेशन में एब्गार देखा। एब्गार में हमारे पास 5 मेन चीज़ें होती है। हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, मसल की टोन होती है, रिफ्लेक्स होता है, कलर है। रिफ्लेक्स में हम सारे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। कलर में बच्चे को देखा जाता है साइनोसिस को, पेरिफेरल और सेंट्रल को। हार्ट रेट चेक करते हैं जो कि नॉर्मल होनी चाहिए आपकी कितनी, बताइए कितनी बताई मैंने नॉर्मल? 122, 160। और रेस्पिरेटरी रेट कितना बताया? 40 टू 60 ब्रेथ पर मिनट। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में पेट आता है। फिर पेट आता है, पेट इज पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्रायंगल जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, अपीयरेंस एंड सर्कुलेशन। एबगा जरूर याद रखिएगा जब भी आप पीडियाट्रिक आईसीयूज में या पोस्टिंग या कहीं भी हमारे कुछ लगता है तो आप जरूर पेट से असेसमेंट करिएगा और एबगार यूज करके देखना बच्चे में। रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं हमें बच्चे में। मैंने आपको नॉर्मल फाइंडिंग बताई कि 40 टू 60 मिनट पर रेट जो होती है वो नॉर्मल होती है। आरएम स्लीप में कई बार एपनिक एपिसोड्स आ सकते हैं, रेगुलर हो सकती है रेस्पिरेशन। डिस्पनिया अगर नहीं है बच्चे को तो वो नॉर्मल है, अगर डिस्पनिक है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बच्चा जा रहा है। रिट्रैक्शंस है तो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है यानी कोई प्रॉब्लम है। नाक फूल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम है, घड़ घड़ की साउंड आ रही है या कुछ सिक्रीशंस है, वीजिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम है। पल्स रेट मैंने आपको बताया, हार्ट रेट 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है। हार्ट फेमोरल पल्स जो होती है वो थोड़ी 48 आवर्स तक रिड्यूस होती है बच्चे में। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेशन करते हो आप, पैल्पेट करके देखते हो, परकशन, डायग्नोस्टिक परकशन जो आप फिंगर को टैप करके आवाज सुनते हो कि हाइपो रेजोनेंट है या हाइपर रेजोनेंट साउंड आ रही है, यानी डल साउंड है या थोड़ी स्ट्रॉन्ग साउंड आ रही है, चेक करते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम मर्मर्स जरूर देखते हैं। कई बार न्यूबॉर्न में मर्मर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन अगर मर्मर्स को हम गलत, मतलब कई बार हम ये भी अगर नॉर्मल है बट हमने सोचा कि असली में प्रॉब्लम थी, बट हमने सोचा अच्छा ये तो कई बार न्यूबॉर्न में नॉर्मल होती है, तो नहीं। अगर उसको स्टेनोसिस है या कोई पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो कि हमारा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें होल होता है हार्ट में जो टाइम के साथ जो है वो हील नहीं कर पाता है, और पेटेंट डक्टल आर्टरियोसिस यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है, तो ये हमें ज़रूर असेस करना है। कार्डिनल साइंस में हम एंड्रॉइन चेक करेंगे, मसल्स की नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग देखेंगे, टेकेपनिया तो नहीं हो रहा, उसकी 60 से भी ज़्यादा जा रही है तो टेकेपनिया होगा, ये चेक करेंगे। पेरिफेरल और सेंट्रल साइनोसिस चेक करेंगे। अब आप डिस्पनिया, अच्छा इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसको आप एक डायग्राम में समझने की कोशिश करो। एक होता है हमारा फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल, जो होता है नाक को फुलाना। सांस खींचते समय अगर बच्चे की नाक फूल रही है तो उसका रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट चल रहा है। इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, यानी जब सांस लेने का टाइम था, जब चेस्ट एक्सपैंड होनी चाहिए थी लेकिन वो मसल्स जो है वो अंदर की तरफ धंसती हुई नजर आ रही है, तो दैट इज इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। फिर है आपका एक सी सॉ इफेक्ट, ये बहुत जरूरी है समझना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा सांस लेता है तो आपका नॉर्मल क्या होना चाहिए, बताओ? सांस खींचता है तो क्या होना चाहिए? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, समझ नहीं आएगा सुन रहे हो या नहीं। चेस्ट एक्सपैंड करनी चाहिए है ना, लेकिन अगर चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर रही है और स्टर्नम जो है वो अंदर की तरफ
जैसे अगर ऐसे होनी चाहिए थी, स्टर्नम बाहर की तरफ आनी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर ना जाके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है? और पेट बाहर जा रहा है, स्टर्नम अंदर जा रही है। तो ये जब हम सीसॉ आपने झूला बैठते हो तो एक ऊपर जाता है, फिर दूसरी तरफ से बैठते हैं तो दूसरा ऊपर जाता है। तो अगर ये ऐसा एक इम्बैलेंस दिख रहा है कि भई स्टर्नम बाहर आनी चाहिए थी लेकिन वो अंदर जा रही है, वो भी रिट्रैक्ट कर रही है अंदर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं सीसॉ इफेक्ट। तो यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चल रहा है पेशेंट का। डिस्पनिया में हम देखते हैं कि बच्चे की सांस रेस्ट में भी फूल रही है, टेकिपनिया डेवलप हो रहा है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है, यानी एफर्ट लग रहा है। अब अगर बच्चा वेंटिलेटर पे है, यानी उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया है, तो हमें ट्रिगर को देखने की कोशिश करनी है। ट्रिगर मतलब होता है कि क्या जो हवा, आर्टिफिशियल हवा, ऑक्सीजन उसको मिल रही है, क्या उसमें उस पेशेंट का, उस बच्चे का भी कोई एफर्ट है? क्या वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? क्यों ऐसा देखना है? क्योंकि मान लीजिए पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बच्चा जो है वो वेंटिलेटेड है और उसका कोई भी एफर्ट नहीं है, लेकिन विद मेडिसिन के बाद और उसकी प्रॉपर केयर होने के बाद हो सकता है कि उस वेंटिलेटर पे जो ग्राफ चलता है उसमें एक ट्रिगर नजर आता है। जब आप वेंटिलेटर अच्छे से समझेंगे तो ग्राफ में ट्रिगर पॉइंट नजर आता है, तो हमें वो देखना जरूरी होता है बच्चे की फिजियोथेरेपी करने के लिए भी, और दूसरा वीनिंग ऑफ प्रोसेस को देखने के लिए, यानी कि बच्चे को की वेंटी से हटा सकते हैं या हम स्पॉन्टेनियस वीनिंग ट्रायल ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब बच्चा सी पैप पे या वेंटिलेटर पे होता है तो हमें उस वेंटिलेटर के साथ भी असेस करना होता है कि कितने चांसेस है उस बच्चे के वीन करने के, कि अब हम वेंटी हटा सकते हैं। ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का काम नहीं है, वीनिंग वीनिंग भी पूरी एक टीम का ही काम होता है। फिर आपका जनरल अपीयरेंस, कि बच्चा दिखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा पीला, उसका चेहरा ज्यादा पीला है, पिंकिश स्किन नहीं नजर आ रही है, ब्लूइश नजर आ रहा है, क्या वो रो रहा है या फिर वो नहीं रोया है, ठीक है? क्या उसको कोई स्वेलिंग नजर आ रही है, उसका पोस्चर कैसा है, उसके फ्लेक्शन में एक्सट्रीमिटीज कैसी फ्लेक्शन में है या नहीं है, बच्चे का स्किन का कलर क्या हो रहा है, इडीमा तो नहीं आ रहा बार बार, हाइपोटेंशन में तो नहीं है, कहीं बीपी उसका 60 से भी कम तो नहीं जा रहा, तो ये चेक करेंगे, या फिर हाइपर कैपनिया तो नहीं है, ये चेक करेंगे। या फिर नॉर्मली अगर हम किसी को पिंच करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में क्या होता है कि वो हिस्सा जब हमने पिंच किया तो येलो पड़ गया, वैसे ही छोड़ा तो विद इन फ्यू सेकंड से भी कम स्किन का कलर वापस पिंक हो जाते हैं। तो वैसे ही हम उसका कैपिलरी रेफिल टाइम भी चेक कर सकते हैं, यानी वापस उस आर्टरी से ब्लड जल जल पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये हमें असेस करना होता है। साइनोसिस आपको मैंने बता दिया, दो तरीके का होता है, पेरिफेरल और आपका सेंट्रल। दोनों चेक करेंगे कि टंग नीली तो नहीं है, लिप्स नीले तो नहीं है, उंगलियां नीली तो नहीं है। अच्छा, अगर है तो हम क्या कर लेंगे, नीली है तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? फिर हम पता कर सकते हैं कि उसको कोई, उसका कार्डिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा। मान लो वो कोई सांस की दिक्कत से आया था लेकिन अब उसको साइनोसिस भी डेवलप होने लग गया है, तो हो सकता है अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है यानी कि उसके कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसको उस चीज में असिस्ट कर सकते हैं और उसके डायग्नोसिस को बना सकते हैं। फिर सैचुरेशन चेक करेंगे, सेम बच्चे में 94 टू 98% सैचुरेशन जो है वो होना चाहिए, 95 से ऊपर जो है वो नॉर्मल होता है टर्म बेबीज में। क्लबिंग थोड़ा, मतलब क्लबिंग इज डिफिकल्ट टू सी इन न्यूबॉर्न, क्योंकि क्लबिंग एक ऐसा फीचर है जो विद टाइम ही, हमने एडल्ट पे बहुत ज्यादा क्लबिंग सुनी होंगी। क्लबिंग मतलब होता है नाखून जो है वो उभर जाना, उनका नाखून जो होता है वो उभर जाता है, उसके भी लेवल्स होते हैं। तो क्या क्लबिंग हो रही है बच्चे में, ये हम देखते हैं। फिर थोड़ा सा हमारा अदर सिस्टम में हमारे डॉक्टर्स का काम आता है, जिसमें पूरा वो लीवर का, स्टमक का, पूरे ऑर्गन्स का असेसमेंट अच्छे से करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अच्छे से असेसमेंट करते हैं, सीजर्स का अच्छे से असेसमेंट करते हैं। लेकिन हमें क्या चेक करना होगा उसमें, फ्लैसिड है टोन या फिर स्पास्टिक है टोन, क्या बच्चा कॉन्शियस है, जीसीएस क्या है उसका, अगर उसको सीजर्स आए हैं तो सीजर्स आने की वजह से उसको कोई
हाथ पैरों में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हुई है, उसके कोई बॉडी में टोन फ्लैसिड तो नहीं हो गई है, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। आपका अब ये वाली स्लाइड में थोड़ा-सा ग्रंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रंटिंग जो होता है ना, वो एक्सपीरेशन के टाइम पे जब बच्चा साँस छोड़ता है, साँस छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन उस टाइम पे भी कोई घड़-घड़-घड़ या फिर स्नोरिंग या कुछ अजीब सी साउंड आ रही है, तो दैट इज़ ग्रंटिंग, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें रेस्पिरेटरी इश्यू चल रहा है। तो एक आप उससे भी अपना के एक आइडिया लगा सकते हो, रूल आउट कर सकते हो डिजीज को। पैल्पेशन में आपका आता है ट्रेकिया को पैल्पेट करना। ट्रेकिया सेंट्रलाइज है या नहीं है, क्या ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हुआ है राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। तो पैल्पेशन में हमें ये देखना जरूरी है ताकि हम पता कर पाए कि अगर ट्रेकिया शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे को न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो रहा हो सकता है बच्चे का एक साइड का लंग कोलैप्स हो गया हो सकता है कि बच्चे का जो सिक्रीशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो और एटेलेक्टेसिस सीवियर लेवल का डेवलप हो गया हो, कोई हर्निया तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें पैल्पेशन जो है वो बच्चे में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑस्कल्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑस्कल्टेशन वैसे ही करी जाती है जैसे हम बड़े लोगों में करते हैं। बस बच्चे बच्चे में ऑस्कल्टेशन को करने का एक सही तरीका ये है कि जब भी हम स्टेथ यूज़ करते हैं तो स्टेथ के 2 हिस्से होते हैं। एक आगे बड़ा वाला गोल वाला पार्ट, एक जिसको हम जिसके पीछे एक छोटा-सा रिंग जैसा होता है, बेल जैसा होता है, वो छोटा वाला जो होता है वो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। तो हमेशा जब भी ऑस्कल्टेशन करो तो सेट का जो पीछे वाला पार्ट है, जो बेल का पीछे वाला पार्ट है छोटा सा बेल वाला, वो वाला हम बच्चे में, क्योंकि उनका लंग फील एरिया छोटा है तो इसलिए हम ऑस्कल्टेशन को, तरीका वही है लेकिन उसको सुनने के लिए हम अदर पार्ट यूज करते हैं बच्चे के लिए। एयर एंट्री चेक करेंगे कि दोनों लंग्स में बराबर हवा जा रही है या नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो क्या उसको कोई सिवियर लंग की डिजीज तो नहीं हो गई है, क्या उसका एयर लीक तो नहीं हो रहा है। अगर वो वेंटी पे है और एयर लीक हो रही है तो उसका क्या फायदा है वेंटी पे। तो ये सारी चीजें चेक करनी है हमें, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में आपका हार्ट साउंड होती है 2 तरीके की, एक होती है लब, एक होती है आपकी डब। तो इसको चेक करना ज़रूरी है, लेकिन S1 और S2 जो होती है वो 24 से 48 आवर्स में एक सिंगल यानी एक, जैसे अगर आप एडल्ट में चेक करोगे तो आपको 2 साउंड सुनाई देगी, एक लब की, एक डब की। लेकिन 2-3 दिन तक बच्चे में जो है वो S1 और S2 एक ही साउंड सुनाई देगी, तो वो नॉर्मल होता है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है बच्चे की। लेकिन S3 और S4 साउंड भी किसी में आ रही है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बेबी हो, उनमें गैलोप कहते हैं उसको, में एससी साउंड प्रेजेंट, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर को बताता है। तो उससे आप रूल आउट कर सकते हो हार्ट फेलियर के चांसेस को, अगर गैलोप रिदम आ रही है। वो ना तो वो बच्चे में अच्छी है ना ही वो बड़े में अच्छी है, यानी S3 और S4 साउंड भी आना। अब इस बच्चे में आपने देखा कि ये फोटो में क्या है, ये फोटो में जो है आपका फ्लेड नॉस्ट्रल्स है, यानी नाक जो है वो फूली हुई है, यानी वो बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उस बच्चे को, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि लिप्स जो है वो ऑक्सीजन की कमी से ब्लू पड़ गए हो सकता है कि किसी के हार्ट में होल हो, जिसको हम एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, या फिर हम करेक्टेशन ऑफ एरोटा कहते हैं, ठीक है, या टेराटोलॉजी ऑफ फेलॉट कहते हैं। तो इन सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से, हार्ट में होल होने की वजह से ऑक्सीजन वाला ब्लड और जो बिना ऑक्सीजन का ब्लड है वो मिक्स हो रहा है, और बच्चे का जो चेहरा है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड के मिक्स होने की वजह से नीला पड़ रहा है। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी हो। और फिर आता है आपका बेली ब्रीदिंग, यानी कि जब सांस वो ले रहा है तो पेट जो आपका एब्डोमेन की कंट्रैक्शन है, एक तो उसमें फर्क आ रहा है, या फिर वो पेट चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो रही, सिर्फ पेट बाहर आ रहा है, और एक्सपेंशन जो है वो चेस्ट की कम हो गई है, तब भी प्रॉब्लम है। और जो फेफड़े कह रही हूँ, जो रिब्स है आपकी, जो सांस लेने के टाइम पे बाहर आती है, वो बाहर ना आके उनके बीच की मसल्स जो है वो अंदर की तरफ जा रही
रही है, ठीक है? उनकी स्किन अंदर की तरफ खींच रही है, तो जिसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। अगर वो हो रहा है तो वो भी एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक असेसमेंट था। ये बहुत ही बेसिक सिर्फ कार्डियो रिलेटेड था मेन। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में पूरा टोन असेस किया जाता है अच्छे से, पूरे रिफ्लेक्सेस असेस किए जाते हैं और स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें आपका फिर मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में किया जाता है। और ये एक ही फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। अगर एक एनआईसीयू में एक फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो कार्डियो रेस्पिरेटरी असेसमेंट भी कर सकता है, न्यूरो असेसमेंट भी कर सकता है। कुछ अलग रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जो कि पूरा प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कार्डियक रेस्पिरेटरी असेसमेंट पे ही फोकस करते हैं। अब हमारे पास आता है, प्लीज लेट मी नो मैं आगे बढ़ूं या फिर डाउट है आपको? बोरिंग तो नहीं हो रहा आप लोगों को? आप लोग बस थंब दिखा रहे हो, माइक ऑन करके बोल दो। नो मैम, ओके, नो डाउट, क्लियर है इतना? ठीक है। Yes, ma'am. अब हम चलते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी बच्चे की। लास्ट टाइम हमने एक्सरे डिस्कस किया था, यानी कि चेस्ट एक्सरे डिस्कस किया था। तो उसमें लास्ट में बस मैंने आपको बताया था कि परकशंस एंड वाइब्रेशंस, यानी आप हाथ से कप बना के टैप टैप कर रहे हो लंग की फील्ड पे, तो उसको हम परकशन कहते हैं। और वाइब्रेशन हम दो तरीके की देते हैं, या तो हम हाथ से वाइब्रेशन देते हैं कॉन्ट्रैक्शन करके, या फिर हम चेस्ट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन देने के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स जो है हम बच्चे में भी यूज करते हैं, लेकिन बच्चे का लंग फील्ड एरिया छोटा होता है हमारे एडल्ट के मुकाबले, तो उनमें टेक्निक सेम है लेकिन तरीका अलग है। इसलिए हम अब न्यूनेटल चेस्ट फिजियोथेरेपी पे फोकस कर रहे हैं। इसमें ये कन्वेंशनल थेरेपी के अलावा काफी ज्यादा प्रोग्रेस की जा रही है, अलग अलग टेक्निक्स भी है, एक दो टेक्निक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ेंगे। हाँ, सो बेसिकली ये हिस्ट्री के बारे में ही बात हुई है। प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री बच्चे के उसमें बहुत जरूरी होती है। एंटीनेटल हिस्ट्री, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, बच्चा होने से पहले के मदर की हिस्ट्री, बच्चा कंसीव करने वाली हिस्ट्री, 9 मंथ्स की हिस्ट्री, 9 मंथ के बाद वाली हिस्ट्री, उसके 6 महीने बाद वाली हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। बच्चे का कितना वजन है, कितने उसका वेट है, वो चेक किया जाता है। एब्गा स्कोर जरूर लेना है पीडियाट्रिक असेसमेंट के अंदर। और उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जो हमारे ऑर्थो न्यूरो कार्डियो के असेसमेंट में, पीडियाट्रिक असेसमेंट में ये दो चीजें ऐड करनी है, बर्थ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपकी कॉग्निटिव, बिहेवियर स्किल्स, रिफ्लेक्सेस की जो बात हुई, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स भी हम चेक करते हैं। फिर अगेन फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री। अच्छा, एक बच्चे का जो लंग होता है वो 5 साल तक, हमारे जब हम 5 साल के हो जाते हैं तब तक वो डेवलप हो रहा होता है, हमारा मतलब प्रॉपर तब तक डेवलप होता है हमारा लंग। यानी कि 2 साल तक जो है, ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है कि 2 साल तक लंग की डेवलपमेंट चलती है और 5 इयर्स तक जो है वो लंग पूरा का पूरा मेच्योर हो जाता है। तो इसलिए हमारी लंग्स की जो डेवलपमेंट होती है वो 5 इयर्स ऑफ लाइफ तक होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा है कि ब्रोंकाई होती है, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो 5 साल तक पूरा एक मेच्योर लंग जो है वो डेवलप होता है। जब बच्चा मदर के वुम में होता है तो बच्चा अपने लंग्स का इस्तेमाल नहीं करता है। बच्चा जो है वो प्लेसेंटा की मदद से ही सारे गैसियस एक्सचेंज और सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा रोता है, तब उसके लंग्स जो है वो ओपन अप होते हैं। इसीलिए बच्चे का रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उसके लंग्स जो है वो ओपन अप हो। तब जाकर बच्चा जो है वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है और 5 साल तक जो है बच्चे की फुल डेवलपमेंट होती है लंग्स की। असिस्मेंट में ऑस्कल्टेशन आपने पढ़ा कि ऑस्कल्टेशन का तरीका भी सेम है, बस आप सेट के पीछे वाले छोटे वाले पार्ट से करोगे। और चेस्ट एक्सरे जो हमने इंटरप्रेट किया था, सेम बच्चों में हम इंटरप्रेट करेंगे उसी तरीके से।
न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में हमारे सिडेटिव्स क्या चल रही है, बच्चा एजिटेटेड है, सिडेटिव पे है, जीसीएस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये चेक किए जाते हैं। वेंटिलेटरी सेटिंग देखना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारे पास वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेशन। वी हैव एएसवी मोड, वी हैव पीआरवीसी मोड, तो अलग-अलग मोड जो है वो उतना ही सिवियरिटी को बताते हैं। पहले एक मोड पे होता है, फिर जब वीन करना होता है तो दूसरे मोड पे होता है, फिर वीनिंग ट्रायल करना होता है तो अलग मोड्स पे होता है। क्या उसका पीप सेट है, यानी हम कितना प्रेशर उसमें डाल रहे हैं वेंटी के सपोर्ट से, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी असेसमेंट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो होता है कि हमें बच्चा फुल वेंटिलेटर के सपोर्ट से साँस ले रहा है पेशेंट, या फिर उसका कुछ स्पॉन्टेनियस खुद से भी साँस लेने का एफर्ट है या नहीं है। तो अगर उसका खुद से एफर्ट होगा तो डेफिनेटली वो बेटर जल्दी रिकवर होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, हमें कितना सेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वेंटिलेटर सेटिंग्स की भी असेसमेंट में हमें लानी है। हमारा एबीजी एनालिसिस भी होता है जो हम एडल्ट में भी करते हैं, बेबीज में भी करते हैं। क्या है? गोल इज सेम एज इन एडल्ट, टू रिमूव द सिक्रीशंस, बलगम को हटाना। कहीं पे एयरवे कोलैप्स हो गया है सिक्रीशंस की वजह से, तो उसको हटाना ही हमारा गोल होता है लंग चेस्ट फिजियोथेरेपी का। और दूसरा गोल है रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ताकि अगर बलगम हटेगी तो ऑक्सीजनेशन एसपीओ2 ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेंगे। हवा अगर एक कोई रुकावट आ गई, बलगम जम गया, सिक्रीशंस डिपॉजिट हो गई, कोई रुकावट आ गई और हवा अंदर नहीं जा पाई तो सैचुरेशन भी ड्रॉप होगा। तो इसीलिए उस सिक्रीशन को हटाना हमारा गोल होता है। हम बड़े लोगों में परकशन कैसे देते हैं? बड़े लोगों में हम परकशन देते हैं कप की मदद से, है ना? हाथों से टैप 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 करते हैं और बड़े लोगों में हमने परकशन दे दिया। लेकिन बच्चों को परकस करने के लिए, क्योंकि दोबारा मैं बता रही हूँ उनके लंग फिल छोटे होते हैं, सरफेस एरिया कम होता है, लंग फिल छोटे-छोटे होते हैं, तो हमें उस एरिया को टारगेट करने के लिए हम ऐसी कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो उनमें से कुछ डिवाइसेस का नाम मतलब बेसिकली मार्केट में अवेलेबल होती है, जिनको हम रबर निप्पल्स कहते हैं, या हम स्टेथ का ये पीछे वाला जो छोटा वाला पार्ट है, बेल का यूज़ करते हैं, या हमारे पास कुछ पैडेड मेडिसिन के कप्स, यानी छोटे, अगर कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, दवाई का जो ढक्कन होता है ना, उस पे थोड़ी-सी कॉटन अगर हम लपेट लें और बच्चे को टैप 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 करें उससे, तो भी उसके सिक्रीशन जो है वो अनस्टिक होंगे, अनएडहेयर होंगे और गले तक आने लग जाएँगे। फिर गले से आप सक्शनिंग के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो परकशन टेक्नीक सेम है, आप बेसिकली टैपिंग ही कर रहे हो उसमें, लेकिन बस तरीका क्या है कि आपने छोटी डिवाइसेस का उस लंग फील्ड को कवर करने के लिए यूज़ कर लिया। जैसे कि आपका रबर पैडिंग्स हो गई, मेडिसिन के कप्स हो गए और रबर निप्पल्स हो गई। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने बच्चे के पोस्टीरियर लंग को करना है, तो हमने बच्चे को उल्टा लेटा दिया और हमने उस डिवाइस को पकड़ा और बच्चे को टैप 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 करा। अगर हमें बच्चे को एंटीरियर लंग पे फोकस करना है, तो हम बच्चे को सीधा लिटा सकते हैं। साइड में फोकस करना है, साइड वाले एरिया को, लिंग्यूलास को फोकस करना है, या मीडियल और लेटरल साइड को फोकस करना है, तो हम बच्चे को साइड लाइन पोजीशन में करवट दिलाकर टैपिंग कर सकते हैं, यानी कि परकशन कर सकते हैं। तो एक टेक्निक हमारी होती है परकशंस, ठीक है? परकशंस इज सेम कपिंग, जिसे हम कहते हैं कप बनाया और आपने परकस किया यानी टैपिंग करी, वो हम डिवाइस की मदद से करते हैं, या स्टेथ के पीछे वाले पार्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, परकशन की एक हमारी टेक्निक, दूसरी टेक्निक होती है एक हमारी टेंटिंग, ठीक है? टेंटिंग में क्या होता है, आप फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर और जो आपकी सेकंड मिडल फिंगर है, उसको फर्स्ट, थर्ड और इसको ओवरलैप करते हैं। यानी पहली फिंगर, थर्ड फिंगर और सेकंड फिंगर, फर्स्ट और थर्ड को मिलाना है और सेकंड को टच करना है। तो आपका ऐसे टेंटिंग की पोजीशन बन जाती है। अब इससे होगा क्या टेंटिंग से? टेंटिंग से आप बच्चे को परकस कर सकते हो ऐसे, ठीक है? अगर बच्चा ये लेटा है तो आप परकस कर सकते हो, बजाय उसके लंग पे मारने का, क्योंकि भाई बच्चा सॉफ्ट है, तो आप उसको प्रेशर से करने से अच्छा उसके छोटे-छोटे फील्ड्स को आपने टेंटिंग टेक्निक से करा, फर्स्ट फिंगर, लास्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर को यूज़ करा और उसको परकस करा।
ठीक है? या फिर आप रबर पैडिंग्स का यूज़ कर सकते हो या आप स्टेथ का पीछे वाला छोटा वाला बेली पार्ट यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे बड़े लोगों में हम पार्शियल ड्रेनेज कराते हैं, यानी कि ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन में हम बच्चे के सिक्रीशन को क्लियर करवाते हैं। वैसे ही सेम हमारा पार्शियल ड्रेनेज जो होता है, वो हम बेबी में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, वो बेबी के मंथ्स पे डिपेंड करेगा, ईयर्स पे डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना बड़ा है। अब नियोनेट है, 28 दिन तक हम उसे नियोनेट कह रहे हैं। अब छोटा-सा बच्चा है, अभी तक उसके गर्दन की टोन अभी तक वो अपनी गर्दन खुद सँभाल भी नहीं पा रहा होगा, तो हमें उसका नेक का भी ध्यान रखना है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी आप बच्चे को होल्ड करो, तो एक हाथ गर्दन के नीचे हो, चाहे आप उसको उल्टा भी कर रहे हो, तो आगे से एक हाथ यहाँ पे हो और फिर आप उसको अपनी गोदी में लिटाकर या पिलो के ऊपर लिटा के टेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो या फिर परकशंस का यूज़ कर सकते हो। तो पोस्चरल रेंज यानी हमें हर बच्चे को हर थोड़ी-थोड़ी देर में ऐसी पोजीशन में लिटाना है जिससे उसके सिक्रीशन ग्रेविटी की मदद से गले तक आ जाए। अगर लोअर लोब्स में सिक्रीशन है तो मैंने बच्चे के पैर वाले हिस्से को ऊपर मान लो उस बच्चे के सबसे नीचे सिक्रीशंस है बहुत सारे, ठीक है? अब मुझे ग्रेविटी की मदद लेनी है और मुझे उस बच्चे के सिक्रीशन को हटाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने बच्चे को उल्टा लिटाया बेड के ऊपर और मैंने उसका जो पैर वाला हिस्सा है, उसको ऊपर कर दिया। यानी या फिर अपनी गोदी में लिटाकर उसके पैर के नीचे मैंने कुछ ब्लैंकेट या पिलो रख दिया ताकि उसका पैर जो है वो ऊपर हो जाए। अगर पैर की तरफ से वो ऊपर चला गया यानी सर उसका थोड़ा टिल्ट हो गया, पैर ऊपर हो गए, तो लोअर लोब से सिक्रीशंस गले की तरफ जाएँगे। तो पीडी का हम यूज़ करते हैं अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब से सिक्रीशंस को रिमूव कराने के लिए। बच्चे की नेक होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। अगर वो खुद से गर्दन सँभाल रहा है, तब आप उसको उसकी गर्दन को होल्ड करना इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन बच्चा होल्ड नहीं कर पा रहा है अभी अपनी गर्दन को, छोटा बच्चा है, तो आपको उसकी नेक को ज़रूर सपोर्ट देना है और अपनी लैप का, अपनी गोदी का इस्तेमाल कर सकते हो या आप पिलोज़ का यूज़ कर सकते हो उसको पोज़ीशन देने के लिए। अगर हमें उसके ऊपर वाले हिस्से को यानी एपाइकल सेगमेंट सबसे लंग्स के सबसे एपेक्स को ऊपर वाले हिस्से को करना है, तो हम बच्चे को बस खुद ऐसे बैठ के बच्चे को ऐसे बिठा ले अपनी तरीके से गोदी में जैसे पहले पिक्चर में दिखाया गया है, तो उसके एपाइकल लोब्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्रीशन जो है वो गले की तरफ आने लग जाएँगे। दिस इज़ फॉर एपाइकल अपर लोब। और सेकंड पिक्चर में हमारा है पोस्टीरियर लोब को ड्रेन करना। तो पोस्टीरियर लोब के लिए मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे के पैरों को ऊँचा करने से यानी कि अपनी गोदी में एक तकिया रखा, उसके ऊपर बच्चा रखा, तो उसके पैर जो है वो सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि थोड़े ऊपर की तरफ आ रहे हैं और सर नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसके लोअर लोब से सिक्रीशन जो है, पीछे के पोस्टीरियर लोब से जो सिक्रीशन है वो गले की तरफ आने लग जाएँगे। तो हमारे पास अलग-अलग पोज़ीशंस हैं। अगर मुझे उसके राइट साइड का लंग ज़्यादा खराब है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, तो मैं बच्चे को राइट साइड की करवट दिल यानी कि मैं उसको उसका जो राइट साइड है करवट लेगा जब वो तो वो ऊपर आए। यानी अगर उसका राइट साइड का लंग खराब है, तो मैं उसको लेफ्ट करवट दिलाऊँगी ताकि उसका राइट साइड ऊपर आए और उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए उसी पोज़ीशन में लिटाकर रखने का ट्राई करूँगी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पहली पिक्चर में एक छोटा बच्चा है, उसके पोस्टीरियर सेगमेंट से यानी लोअर लोब से सिक्रीशन को क्लियर करा जा रहा है, तभी बच्चे के पैर ऊपर और सर नीचे हैं। अब आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, आपको उसको पोस्चरल ड्रेनेज सिखानी है, तो आप घर पे उसको सिखा सकते हैं पिलो की मदद से क्योंकि घर पे वी डोंट हैव इलेक्ट्रिक बेड्स, ठीक है? हमारे पास बड़ा बच्चा है तो उसको हम घर पे सिखा सकते हैं। जैसे आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि बच्चे के पेट के नीचे एक लंबा तकिया रख दिया गया है ताकि उसके पैरों को ऊँचाई मिले। हम 1 से लेके 2 तकिया तक रखेंगे, 2 तकिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे अगर सिक्रीशन लोअर लोब में डिपॉज़िट है तो। फिर हमारे पास होता है रिज़र्वियर बैग।
अब ये जो एम्बू बैग है, ये आपने देखा होगा, एम्बू बैग का क्या काम होता है? एम्बू बैग का काम होता है ट्रांसफर्स कराने में। मान लीजिए कि आपको आईसीयू से पेशेंट को किसी और रूम में शिफ्ट करना पड़ रहा है किसी वजह से, और आप अभी उस पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप बड़े वेंटिलेटर को तो उठा के नहीं ले जाओगे दूसरे रूम में, तो आप क्या करोगे? आप ऑक्सीजन सिलेंडर से एम्बू बैग को कनेक्ट करोगे, देन बच्चे को एम्बू बैग को प्रेस करके आपने बच्चे को हवा देनी है, तब उसकी ऑक्सीजन जाएगी। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपने एम्बू बैग को धीरे दबाया, फिर छोड़ा, फिर जैसे मैं अपने हाथ को दबा रही हूँ, जैसे मेरा हाथ देखो, धीरे, फिर छोड़ा, धीरे, छोड़ा, धीरे, छोड़ा। अगर मैं स्लो प्रेस कर रही हूँ, फिर छोड़ रही हूँ, फिर स्लो टाइम लेके प्रेस कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन देने का। ठीक है, लेकिन इससे दो काम हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं और सिक्रीशन क्लियर भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमें सिक्रीशन क्लियर करना है तो हम तेजी से दबाएंगे, छोड़ेंगे, तेजी से दबाएंगे, छोड़ेंगे, तेजी से दबाएंगे, छोड़ेंगे। तो आप दोनों तरीकों को एक ही बार में इस्तेमाल कर सकते हो। जब हमें लग रहा है कि सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो एम्बू बैग को दबाया, धीरे छोड़ा, दबाया, धीरे छोड़ा। जब हमें लग रहा है कि हमारा क्या बोलते हैं, सिक्रीशन क्लियर करना है, तो तेजी से दबाया, फिर छोड़ा, तेज। तो इस एम्बू बैग का, रिजर्वियर बैग का, जो हम ट्रांसफर्स में भी यूज करते हैं, तो इसका काम होता है हमारा सिक्रीशंस को क्लियर कराना, एयरवे को मेंटेन रखना। तो ये भी हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को भी नेबुलाइज किया जाता है, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेबुलाइजर्स। बच्चों के लिए अलग अलग स्पेशल बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों का सरफेस एरिया हर चीज़ जो है वो एज कम्पेयर टू एडल्ट जो है वो छोटा है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करी जाती है। ठीक है, बच्चे को सिडेशन ज़रूर देने का ट्राई करते हैं सक्शनिंग से पहले। जो बच्चे अलर्ट है या हाइपर एक्टिव है, जिनका एजिटेटेड है, जिनका आईसीपी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनको हमेशा सिडेट करते हैं ताकि आईसीपी राइज ना करे। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी इंट्रल क्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो पीडी की पोजीशन में पैरों को ऊंचा करना और सर को नीचे करना अवॉइड करना, क्योंकि जब सर नीचे जाएगा तो आईसीपी और ज्यादा बढ़ेगा, और अगर आईसीपी बढ़ा तो कुछ भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सीजर्स आ जाए उसको। ठीक है, तो आईसीपी और ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है हैमरेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आईसीपी उन पेशेंट्स में जिनमें पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका आईसीपी का प्रेशर ज़रूर देखना है। ये कहाँ देखोगे? उन स्पेशल पेशेंट्स में आईसीपी का प्रेशर भी मॉनिटर में आता है। ठीक है, तो आप देखोगे या नर्सिंग चार्ट में देखोगे, हमेशा जब भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं तो हमें अपने नर्सिंग स्टाफ को हर चीज़ पूछनी होती है, फीड का पूछना होता है। क्यों फीड का पूछना होता है? कर दोगे आप तो वॉमिट कर देगा, वो एस्पिरेट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए फीड का पूछो और नेबुलाइज़र का पूछो, क्योंकि नेबुलाइज़र के बाद अगर आप थेरेपी दोगे, फिजियोथेरेपी दोगे, परकशन, वाइब्रेशन, पोजिशनिंग दोगे, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो ट्राई करा करो कि नेबुलाइज़र हो जाए, अगर उसको ज़रूरत है तो, पेशेंट का वेट कफ है तो, सिक्रीशंस है तो नेबुलाइज़र, फिर आप थेरेपी दो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने 3 टेक्निक्स देखी। एक हमने देखा, अभी हम आगे देखेंगे परकशन। ठीक है, हम कप्स की मदद से, स्टेथ की मदद से कर सकते हैं। फिर हमने देखा टेंटिंग, हम फिंगर्स की मदद से टैपिंग कर सकते हैं। फिर हमने देखा पीडी, जो लोअर लोब्स, मिडल लोब, अपर लोब के हिसाब से हम बच्चे को लिटाएंगे और उसके सिक्रीशन ग्रेविटी की हेल्प से रिमूव करवाएंगे। फिर आपने देखा एम्बू बैग है, रिजर्वियर बैग है, जिससे हम एयरवे क्लियर भी करा रहे हैं, जल्दी जल्दी दबा के छोड़कर, दबा के छोड़ के। दूसरा, हम उसका सेचुरेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, धीरे दबाकर धीरे छोड़ के, धीरे दबा के धीरे छोड़ के। फिर हमारा होता है कि आईसीपी बढ़ा हुआ है तो मैं पूरा सिडेट कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है, नेबुलाइजर्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चे के। नाउ ये मैंने एक आर्टिकल डाला है जिसमें हमारी एक हुई थी कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी टेक्निक, और एक दूसरी टेक्निक जो बच्चे पे करी गई थी वो थी हमारी एक्सपीरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वी नो अबाउट द परकशन पार्ट, वी नो अबाउट द वाइब्रेशन पार्ट, बट ये एक्सपीरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक क्या है, ये हमारे लिए कुछ नया है, तो हम इसको एक बार रीड करेंगे।
जो एक्सपीरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक होती है, इसमें हमारा थोरैसिक और एब्डोमेन की मूवमेंट करवाई जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ से। जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हो कि थेरेपिस्ट की एक उंगली उसके थोरैक्स पे है, यानी कि चेस्ट पे है, और जो दूसरे हाथ की जो दो उंगलियां हैं वो बच्चे के पेट पे हैं। अब सबसे पहले हमें जब भी एक्सपीरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक करनी होती है, तो हम बच्चे की अपने हाथ की दो उंगलियां बच्चे के चेस्ट पे रखते हैं, जैसे मैंने रखी है, और अपनी बाकी दो उंगलियां जो होती है वो बच्चे के पेट पे रखते हैं। फिर करना क्या है, एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन, अगर बच्चा वेंटी पे है तो आप वेंटिलेटर पे जो ग्राफ चल रहा है इंस्पिरेटरी और एक्सपीरेटरी का, जैसे ही एक्सपीरेशन का एंड होगा, उस आपको थेरेपिस्ट को बच्चे को दोनों ऊपर से और दूसरे हाथ से प्रेशर देना है थोरैक्स पे और एब्डोमेन पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा एक रिसर्च ने करा। उससे क्या देखा गया वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। Expiratory flow increase technique consists of synchronous thoracic abdominal movement generated by the hands of the physiotherapist at the beginning of the expiration। ठीक है, तभी इसका नाम जो है वो एक्सपिरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सपिरेशन शुरू हुआ, हमें कैसे पता चलेगा अगर बच्चा वेंटिलेटर पे, तो ग्राफ की मदद से पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा या फिर चेस्ट राइज करती है इंस्पिरेशन में, वेंटी पे भी करेगी, और नहीं कर रही यानी कि एक्सपिरेशन चालू हो गया है, तो उस टाइम पे जो आपने दो उंगलियां रखी है, एक चेस्ट पर एक पेट पर, उन दोनों उंगलियों से नीचे की तरफ प्रेशर देना यानी प्रेस करना, इसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक। One hand was placed on the chest wall and the other on the abdomen. Mild pressure was applied on the chest wall toward the abdomen, stabilized at the end of expiratory phase until near the residual volume. The pressure 2 सेकंड तक उन लोगों ने उस प्रेशर को रोक के रखा था, and the procedure was repeated 5 to 10 times per minute। 1 मिनट में उन लोगों ने 5 से 10 बार उस प्रेशर को दिया था। एक्सपिरेशन शुरू होने पर 2 सेकंड तक वो प्रेशर को देकर रखते थे और फिर छोड़ देते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सिक्रीशन इस टेक्निक के बाद गले तक आए, ऐसा करने के थोड़ी देर बाद उसको सेक्शनिंग के थ्रू रिमूव करवाया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो SpO2 था यानी सैचुरेशन था, जो आप उससे ऑक्सीमीटर से चेक करते हो, हार्ट रेट था, रेस्पिरेटरी रेट था, और बच्चे का टाइडल वॉल्यूम जो था वो इंटरवेंशन से पहले कम था, बट ऐसा करने से वो चीजें जो है वो बेहतर हुई। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने ये टेक्निक की। तो इस आर्टिकल की हेल्प से हम अपने भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स में इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, और करने से हम अपना रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसलिए हम इसको अपनी प्रैक्टिस में काम कर सकते हैं। और हमारा क्या फायदा हमने देखने को मिला, इस पे आप अपना आगे थीसिस मतलब आगे उस पे और रिसर्चेस कर सकते हो, और इसको अपने प्रोटोकॉल में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो कन्वेंशनल हम लोग देते ही है, परकशन दे दिया, वाइब्रेशन दे गया, बट न्यू क्या है, न्यू है कि और आप उसकी बेटरमेंट कैसे कर सकते हो। तो एक टेक्निक आपने जानी, एक्सपिरेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक हाथ टोरैक्स पे होगा, एक हाथ एब्डोमेन पे होगा। एब्डोमेन वाला पार्ट हल्का माइल्ड प्रेशर से स्टेबलाइज किया, थोरैक्स वाले जो उंगलियां है उससे डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्रेशर दिया आपने। उससे क्या देखा गया कि सेचुरेशन बेटर हुआ, हार्ट रेट बेटर हुआ, रेस्पिरेटरी रेट बेटर हुआ, टाइडल वॉल्यूम बेटर हुई, यानी एक्सपेंशन कहीं ना कहीं बेटर हुआ होगा। Next technique is thoracic squeeze technique and advanced chest physiotherapy technique for hospitalized neonate। ये भी एक रिसर्च करी गई थी, ये जो मैंने आपको ऐड करी है इसके अंदर। इस टेक्निक को भी आप जरूर यूज करना। इसमें क्या करना है, बच्चे एक हाथ जो होगा आपका बच्चे की पीठ पे होगा, बैक पे होगा, दूसरा हाथ आपके बच्चे के चेस्ट पे होगा। ठीक है, आपको अगेन हाथ की मदद से नीचे की तरफ डाउनवर्ड काइंड ऑफ, मतलब जैसे एक हाथ उस बच्चे की पीठ पे है, दूसरा हाथ चेस्ट पे है, तो आपको इस डायरेक्शन में प्रेशर देना है।
तो ऐसा इस टेक्निक में, थोरैसिक स्क्यूज टेक्निक में क्या किया गया, नियोनेट को सुपाइन पोजीशन में यानी सीधा लिटाया गया। थेरेपिस्ट ने अपना एक हाथ बच्चे की बैक पे रखा यानी पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे रखा और दूसरा हाथ बच्चे के एंटीरियर चेस्ट वॉल यानी चेस्ट पे रखा, विच शुड कवर द एंटायर रीजन। पूरा हाथ बड़ा होता है एडल्ट का, तो उसने पूरा लंग बच्चे का कवर कर लिया। कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल विद द हैंड अबव द चेस्ट इज अप्लाइड and is maintained for 5 seconds followed by slow, gentle and complete रिलीज ऑफ चेस्ट वॉल। अब उसको 5 सेकंड तक उसने 1 2 3 4 5 प्रेशर को दे के रखा, फिर छोड़ा, फिर प्रेशर को दिया, फिर छोड़ा। ठीक है, उन्होंने ऐसा 10 मिनट तक करा। उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ, इन टेक्निक्स को अगर हम अपने कन्वेंशनल थेरेपी में यूज करते हैं तो और ज्यादा बेटरमेंट मिलेगी, सिक्रीशन रिमूवल होगा, एयरवे बेटर रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और एक्सपेंशन इंप्रूव हो सकती है। तो हमने दो न्यू टेक्निक्स देखी, दैट वन इज एक्सपेटरी फ्लो इंक्रीज टेक्निक एंड अदर वन इज थोरैसिक स्क्वीज टेक्निक्स। ठीक है, थोरैसिक स्क्वीज टेक्निक सिर्फ न्यू एज में नहीं, एडल्ट में भी यूज करी जाती है। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो सब में हम प्रेशर ही लगा रहे हैं चेस्ट वॉल पे। ठीक है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है, एक्सपेटरी में भी आपने ये करा, थोरैसिक स्क्वीज टेक्निक में भी यूज किया। अब प्रोलॉन्ग स्लो एक्सपेटरी टेक्निक भी ऐसी सेम होती है, इसमें भी आप बेसिकली प्रेशर ही लगाते हो, बट एक हाथ एब्डोमेन, जैसे आपने सबसे पहले वाली जो टेक्निक पढ़ी है ना, ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है दोनों। ठीक है, बस मैंने अगेन दोबारा डाली क्योंकि एक और रिसर्च मुझे मिली थी, इसमें भी आप चेस्ट पे और एब्डोमेन पे प्रेशर लगा के रखोगे, बट उन लोगों ने 10 मिनट्स तक किए थे, 2 सेकेंड का प्रेशर दिया था, इन लोगों ने 30 सेकेंड के 3 बार रिपीट किया और 30 सेकेंड्स का देखा है, और इन्हें भी फायदा मिला था, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो कम हुए थे। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं आपको वीडियो दिखा पाऊँ तो। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों के साथ एक बार ग्रुप में शेयर कर रही हूँ कुछ वीडियोस। ठीक है, एक आप लोग अभी उसको देखिए प्लीज, और फिर मैं आपसे डाउट क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका रिस्पॉन्ड करना और आप डाउट्स पूछना। जस्ट अ मिनट। वो इसलिए देखनी जरूरी है, उससे आपको ग्रंटिंग और रिट्रैक्शन जो है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या, रिट्रैक्शन से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, प्लीज आप लोग अभी इस वीडियो को देखिए। शेयर द लिंक, एक बार अभी देखिए उसको आप अपने यूट्यूब पे।
देखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. Okay, please ask your doubts. I will share this PPT. अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और अभी कोई डाउट है तो पूछिए, या कुछ अपना आपको खुद से कुछ इनपुट देना है या कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं हम लोग। Ma'am, why does the grunting happen in the child? What causes it and how does it take place? Okay, so from my side it is done. If you have any doubt, kindly ask. Hello. मैम ट्रेनिंग कब होगा, ये कैसे पता चलेगा? Actually, Anshu Gupta, please ask हाँ if जी you मैम। have any doubt and Physio Impress, मैम मैं ये कह रहा था जैसे or you can ट्रेनिंग जो share होती है वो कब something होगी? if you want to share. Anshu and Physio Impress. Okay, so Anshu, you are asking कि वीनिंग होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो, एक तो सबसे पहले बात, वीनिंग क्या होता है? वीनिंग मतलब होता है कि कोई पेशेंट जब वो वेंटिलेटर पे है तो वो पूरी जिंदगी तो वेंटी पे नहीं रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साइंस होंगे, कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो हमारे पास ना हमेशा वीनिंग के क्राइटेरियाज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कि हाँ, अगर हमें इस पेशेंट को वीन करना है तो इसका रेस्पिरेटरी स्टेटस ये होना चाहिए, इसके ऑक्सीजनेशन इतनी होनी चाहिए, इसकी पल्स रेट इतनी होनी चाहिए।
ठीक है, तो हमारे पास ना वीनिंग का एक प्रॉपर आईसीयू से जब वेंटी से जब पेशेंट को हम हटाते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा वीनिंग का क्राइटेरिया होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर तो वो पेशेंट फुलफिल कर पा रहा होता है उन क्राइटेरियाज को, तभी पेशेंट को वीन किया जाता है पहली बार। अब वो क्राइटेरियाज होते किस बेसिस पे? वो क्राइटेरियाज होते हैं कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। देखो, अगर हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो एक आइडिया होता है, एक्सरे से देख के हम पता कर सकते हैं। आज का एक्सरे हमने देखा कि पेशेंट का बहुत ही खराब है, लेफ्ट और राइट लंग दोनों एटेलेक्टेसिस में है, लोअर लोब एटेलेक्टेसिस में। 2-3 दिन बाद हमने मेडिसिन से, पोजिशनिंग से, चेस्ट फिजियोथेरेपी से, नेबुलाइजेशन से, इन सब के बाद 2-3 दिन बाद जब हमने देखा, तो हाँ, हो सकता है कि उसका एक्सरे में इम्प्रूवमेंट हुए। तो अगर हम उन क्राइटेरियाज की भी अभी बात ना करें और एक सिंपल साइन को देखें, तो एक्सरे एक इम्प्रूवमेंट का वे है। दूसरा है हमारा इम्प्रूवमेंट का वे पेशेंट का रिस्पॉन्ड, कि पेशेंट का रिस्पॉन्ड क्या है। मान लीजिए कि आज हमने पेशेंट को 60 to 70% वेंटी से ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। विद मेडिकेशन जैसे जैसे उसका एक्सरे बेटर हुआ, जैसे जैसे उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हुए, जैसे जैसे उसके इम्प्रूवमेंट, यानी कि कहते हैं ना कि हाँ कल तक ये ऐसा था लेकिन आज इसका कॉन्शियसनेस लेवल भी अच्छा हो गया है, आज इसका ये भी अच्छा हो गया है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे बेहतर होती है, तब जो है वो वीनिंग को ट्राई किया जाता है। डायरेक्ट वीनिंग कभी भी नहीं की जाती। वीनिंग को के ट्रायल को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस वीनिंग ट्रायल। स्पॉन्टेनियस वीनिंग ट्रायल में डॉक्टर्स जो होते हैं वो वीन करने के प्रोटोकॉल के क्राइटेरिया पे टिक करते हैं। अच्छा ये है टिक करा, ये है टिक करा। अब वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आधा 15-10 मिनट हटा के देखा कि कैसा रह रहा है, कि सैचुरेशन ड्रॉप तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं कि अब हम नाइट को हटा के देखते हैं, दिन में नाइट को लगाते हैं, दिन में हटाते हैं। तो अगर पेशेंट का सब कुछ बेटर रहता है, तब वो बंद कर देता है, तब वो नॉन इन्वेजिव पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि सी पैप पे, बाई पैप पे। फिर उससे इम्प्रूवमेंट होती है तो वो मास्क पे शिफ्ट करते हैं, फिर नेजल प्रोंग पे, फिर देन खत्म। तो वीनिंग डायरेक्ट नहीं होती है। वीनिंग जो है वो डिसाइड होती है पेशेंट के सिम्टम्स कितने टाइम में रिजॉल्व हो रहे हैं, पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम कितना सेट किया गया है वेंटी पे, क्या वो कम हो रहा है, क्या पेशेंट खुद से ट्रिगर कर रहा है। तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो देखे जाते हैं, तब वीनिंग जो है वो करी जाती है। अंशु, आई होप दिस इज क्लियर। स्टिल यू हैव एनीथिंग? मैम, वाई एंड हाउ डज ग्रंटिंग टेक प्लेस इन द चाइल्ड? ठीक है, ग्रंटिंग कैन बी ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशन। इट कैन बी ड्यू टू एनी पल्मोनरी कंडीशन ऑल्सो। मान लीजिए बच्चे में जो है पहले से कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, यानी बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसका हार्ट के जो सेप्टा है वह कहीं ना कहीं वो खोले रह गए। आम भाषा में हमने सुना होगा कि होल है। वो होल क्या है कि सेप्टा जो है वो प्रॉपर बना नहीं और 2 साल तक भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ग्रंटिंग सिर्फ बर्थ के टाइम पे जरूरी नहीं है। ग्रंटिंग 2 साल बाद भी हो सकती है, 5 साल बाद भी दिख सकती है। ग्रंटिंग जो है वो एक साइन है कि हो सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर रहा हो, जिस वजह से बच्चे को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन तो हो ही रहा है, डिस्पनिया भी डेवलप हो रहा है, तो ग्रंटिंग करने लग जाता है। दीज ऑल थिंग्स आर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, हम लोग नाक को फुला के सांस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी ना कुछ ऐसे तरीके सोच रही है, ऐसी चीजें अडेप्ट कर रही है कि कैसे ना कैसे वो चीज बैलेंस हो जाए। तो ग्रंटिंग जो है ना वो हमारा एक साइन है जो हमें बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो हो रहा है यानी कि लंग्स खराब हो रहे हैं। तो जो ग्रंटिंग होती है वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से भी हो सकती है, या बर्थ के टाइम पे बच्चे के लंग की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वो नहीं रोया, सरफेक्टेंट की कमी है, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इस वजह से भी ग्रंटिंग हो सकती है।
ग्रंटिंग जो है वो कंपनसेटरी तरीका है, यानी बॉडी ट्राई कर रही है कि कैसे ना कैसे हम सांस जो है वो अच्छे से चला जाए, एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन वो खराब इसीलिए है क्योंकि वो हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को बढ़ा रही है, वो रेस्पिरेटरी एफर्ट को बढ़ा रही है। निर्जा एंड अंशु, इज दिस क्लियर? Bhavna, you have also asked, ma'am, you said we physiotherapy will see APGAR score, but isn't it assessed within 10 minutes of birth of baby, right? Yes, it is assessed within after the baby delivered, but there is also, as I told you, that it is a multidisciplinary team. So there is a physiotherapist विच इज़ अवेलेबल, हर एक हॉस्पिटल में नहीं होता है, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उनके NICU टीम में एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो डॉक्टर के साथ मिलके स्कोरिंग करता है। ठीक है, तो एपगार स्कोरिंग जो है वो डॉक्टर्स भी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी करता है, पीडियाट्रिशियन भी करता है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन एक पूरी टीम होती है। जब ऐसे साइंस होता है कि हाँ कॉम्प्लिकेशन है, तो वो जो है फिर न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी करता है और कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट भी। स्क्रीन ब्लैक हो गई है, अब तो खत्म हो गया है। CPT method is conventional physiotherapy method, Physio Impress. Conventional physiotherapy method, that is traditional methods which we are using since the chest physiotherapy trend comes into the market. Like we percuss, we go to the ICU, we tap the patient, we vibrate the patient, we give position to the patient, that is CPT. Percussion, vibration, breathing exercise, नाक से सांस खींचना, फूक मार के छोड़ना। अब तो कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में हमारा वो 3 बॉल्स वाला इंसेंटिव स्पायरोमीटर, दैट इज सस्टेन मैक्सिमल इंस्पिरेटरी डिवाइस भी आ रहा है। ठीक है, अब CPT कन्वेंशनल है, यानी क्या पुराने तरीके हैं, परकशन देना, वाइब्रेशन देना, इंसेंटिव स्पायरो कराना, पोजिशनिंग देना, ये पुराने तरीके हैं। अब नए तरीके क्या है कि हम पुराने तरीकों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हम नए तरीकों को जो रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं उनको ऐड करना CPT में हमारा मोटिव रहता है। क्यों? क्योंकि हम रेस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, हम इंटरकॉस्टल्स की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, हम उन मसल्स की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा एक्सपेंशन, हमारा कंप्लायंस खराब हो जाएगा। इसीलिए वी हैव रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग डिवाइसेस, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिवाइसेस होते हैं जिसको हम IMT कहते हैं। IMT हमारी इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है, जिसमें 30% थ्रेशोल्ड का यूज किया जाता है। तो CPT पुराना मेथड जो हम हमेशा यूज करते हैं। No, grunting and paradoxical respiration is not similar because in grunting there is voice, आवाज आती है। ठीक है, अगर आपने मैं आपको और वीडियो शेयर कर दूंगी अभी इसके बाद, जस्ट खत्म होगा जब। ग्रंटिंग में ना जब एक्सपिरेशन होती है ना तो एक अजीब सी साउंड आती है, जैसे जैसे आपने COPD पेशेंट में वीजिंग सुनी होगी, ग्रंटिंग में होता है जैसे ऐसी साउंड होती है। ठीक है, तो ग्रंटिंग साउंड से रिलेटेड है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज अपोजिट हो गया है कि जहाँ एक्सपैंड होना चाहिए था वो एक्सपैंड होकर अंदर चला गया है। ठीक है, ग्रंटिंग में हमारा वॉइस से रिलेशन है। एनीवन एल्स? प्लीज आस्क अगेन if any other doubts. Anshu, Nirja, Physio Impress, Umesh. Okay, so I hope it is clear. Let's end this meeting. If you have any doubt, you can ask on the group. Okay, Nirja, thank you so much. I will share more videos with you so that you can better relate. Thank you so much. Okay.